तो आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण। दर्पण के बारे में, दर्पण के पीछे का जितना हिस्सा था कि दर्पण क्या होता है, दर्पण कैसे आता है, या प्रकाश क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पिछली कक्षाओं में। तो आज हम लोग बेसिकली दर्पण के कुछ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, जैसे ये हमारा कोई मान लेते हैं कि कोई हमारा दर्पण है, कोई भी दर्पण हो सकता है, और ये दर्पण बना हुआ है जिसके एक भाग पे हमने कलई कर दिया। तो जब एक भाग पे कलई की गई है तो ये दर्पण एक निश्चित अक्ष के परितः रखा जाता है, और इस अक्ष को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष को ऐसे समझ लीजिए कि कोई अगर माध्यम ले लेते हैं या कोई हम वस्तु ले लेते हैं, जिस वस्तु के बीचों बीच एक ऐसे धागे को गुजार दें ताकि जब इस वस्तु को ऐसे छोड़ें तो ये इसी प्रकार टिका रहे, और जब इसको उल्टा कर दें तो भी यह वस्तु नीचे या ऊपर ना जाए, दोनों तरफ का मास सेम हो। जैसे अगर इसको हम देखें, धागा मान लेते हैं, तो यहाँ पे अगर इसे घुमा दें तो ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। यानी हम कह सकते हैं ना कि किसी दर्पण के ये द्वारक होता है, या हम कह सकते हैं कि खोखले गोले के या खोखले शीशे के कटे भाग के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा, जो दर्पण के द्वारक को दो बराबर भागों में बांट दें, तो दर्पण के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाएगी। और जब हमारा कोई भी प्रकाश आपतित होगा यहाँ पे, तो यहाँ से टकरा करके ये परावर्तित होंगे, तो ये जिस सतह से प्रकाश परावर्तित होता है, या हम कह सकते हैं ना कि देखिए यहाँ पे हमने कलई कर दिया या ये वाले सिरे पे, तो हमेशा याद रखिएगा जिस सिरे पे हम कलई करेंगे उसी सिरे से प्रकाश टकरा करके वापस आएगा, क्योंकि ये तो कांच है, कांच तो पारदर्शी होता है, यहाँ से परावर्तन थोड़ी होता है। परावर्तन हमेशा पीछे वाली सतह से होता है जिसको हम कलई करके चमकदार बनाते हैं, और यहाँ से जब परावर्तन होगा तो इस पृष्ठ को हम लोग कहते हैं परावर्तक पृष्ठ। वह पृष्ठ जिससे आपतित प्रकाशिक किरणें टकरा करके परावर्तित हो जाती हैं और जिस बिंदु से होकर जाते हैं इसे हम लोग कहते हैं फोकस बिंदु। दर्पण के मध्य बिंदु से जहाँ से हमारा मुख्य अक्ष गुजरता है उसको हम लोग कहते हैं ध्रुव। इंग्लिश में पोल होता है, इसलिए हम इसको पी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अब दर्पण का वह बिंदु जो मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, या दर्पण के मध्य में स्थित वह बिंदु जो मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। वह पृष्ठ जिससे आपतित प्रकाशिक किरणें टकरा करके वापस लौट जाती हैं, परावर्तित पृष्ठ कहलाएगा। और दर्पण की एक क्वालिटी होती है कि कोई भी दर्पण हो, अगर इसको हम आगे बढ़ाएं, अगर हम इसे बढ़ाएं तो एक गोले को निरूपित करेगा, और इस गोले को जो निरूपित करेगा उसका एक केंद्र होगा। तो मान लेते हैं ना कि जो हमने ये द्वारक लिया है, द्वारक का मतलब होता है दर्पण का भाग या खोखले दर्पण का जो कांच का भाग होता है, ये भाग बेसिकली जो भाग जिस भाग पे कलई की जाती है उसे हम लोग कहते हैं दर्पण का द्वारक। तो द्वारक को परिभाषित करने का अभिप्राय ऐसे होता है कि दर्पण के सबसे ऊंचे बिंदु तथा निचले बिंदु को मिलाने वाली रेखा दर्पण का द्वारक कहलाती है। और दर्पण का द्वारक, जैसे हमने इसको यम मान लिया, इसको यन मान लिया, तो यम और यन को जो मिलाएगा वही द्वारक कहलाएगा, दर्पण का द्वारक कहलाएगा, ठीक है। तो अब हमने समझ लिया दर्पण का द्वारक। और ये समझिए जो प्रकाशिक किरण यहाँ पे आ रही है, दर्पण पर जो प्रकाशिक किरणें आ रही होती हैं उन्हें हम आपतित किरण कहते हैं। आपतित किरण, वे प्रकाशिक किरणें जो दर्पण पे आती हैं आपतित कहलाएंगी। दूसरी जो दर्पण से टकरा करके परावर्तित हो गई है ना, तो इस प्रकाशिक किरण को हम लोग कहेंगे परावर्तित किरण। परावर्तन के पश्चात दर्पण या परावर्तन के पश्चात निरूपित होने वाली किरण या रेखा या प्रकाशिक पथ परावर्तित किरण कहलाएगा। परावर्तन के पूर्व जो प्रकाशिक किरणें दर्पण पर आ रही होती हैं उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं। और मध्य बिंदु को हम लोगों ने क्या नाम दिया? ध्रुव नाम दिया। तो अब समझिए ये जो खोखला गोला था
क्योंकि हम लोग गोलीय दर्पण लिए हुए हैं। तो गोले को जब हम आगे बढ़ाएंगे तो एक सर्कल बनेगा, और इस सर्कल का या इस गोले का एक केंद्र होता है जिसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो सी, ये जो केंद्र है ये खोखले गोले का केंद्र, तो मैथ की भाषा में इसे हम लोग क्या कहते हैं, गोले का केंद्र या गोले का ये केंद्र है। लेकिन फिजिक्स की भाषा में इस बिंदु को वक्रता केंद्र कहते हैं। वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र का मतलब समझिए, वक्रता का मतलब होता है घुमाव वाला, केंद्र का मतलब होता है केंद्र। तो एक ऐसा बिंदु जो दर्पण के घुमाव का केंद्र हो, इस दर्पण का या द्वारक का अगर हम घुमाव करते हैं तो इस घुमाव का जो केंद्र बनेगा इसी को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। वक्रता का मतलब घुमाव वाला, केंद्र का मतलब केंद्र या गोले का केंद्र हमारा क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। और वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य में स्थित बिंदु या मध्य बिंदु को इसको फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु कहने का अभिप्राय ये होता है ना कि ये समांतर आने वाली जितनी भी प्रकाशिक किरणें होंगी, जैसे मान लीजिए ये प्रकाशिक किरण आ रही थी समांतर, इनको इसने मोड़ करके क्या किया, फोकस से गुजारा। दूसरी कोई प्रकाशिक किरण समांतर ही आ रही है, तो देखिए जब ये वाली प्रकाशिक किरण आएगी ना तो ये भी मुड़ करके यहीं इसी बिंदु से होकर जाएगी। तीसरी यदि हम कोई निकालें तो वो भी इसी बिंदु से होकर जाएगी। मतलब कहने का अभिप्राय ये है ना कि जितनी भी प्रकाशिक किरणें समांतर मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी सभी की सभी इस बिंदु से होकर जाएंगी। सारा प्रकाश उसी बिंदु पर फोकसित कर दिया जाता है, एकत्रित कर दिया जाता है, या हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा उजाला कर दिया जाएगा। तो बोलते हैं ना कि दर्पण पर आपतित होने वाली सभी समांतर प्रकाशिक किरणें या मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाशिक किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे हम लोग फोकस बिंदु कहते हैं। फोकस बिंदु का अभिप्राय देखो ऐसे, फोकस का मतलब उजाला, और यहाँ पे देखिए जितनी भी प्रकाशिक किरणें थी, जितना भी प्रकाश आया सब मुड़ करके इस बिंदु से होकर जाएगा, तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा उजाला होगा। एक बिंदु पर सारा का सारा प्रकाश इकट्ठा हो गया, तो इसीलिए इसको फोकस बिंदु नाम दिया गया है। और ये बिंदु ध्रुव और वक्रता केंद्र के बिल्कुल मध्य में स्थित होता है, एकदम बीच वाला बिंदु होता है। और हमेशा याद रखिएगा एक चीज़ और कि जो दर्पण का झुकाव होता है या दर्पण को जो प्रकाशिक किरण मोड़ने की एबिलिटी होती है, वो ये एबिलिटी हमेशा अपने केंद्र की ओर होती है। मतलब कभी भी प्रकाशिक किरण आएगा ना तो इधर नहीं मुड़ सकती। अगर हम मोड़ना चाहें कि इधर मुड़ जाए तो इधर कभी नहीं मुड़ेगी, वो हमेशा केंद्र की तरफ मुड़ता है प्रकाश। तो इधर तो केंद्र बनेगा नहीं, जैसे अगर केंद्र इधर बनता तो हम इसको इधर मोड़ना चाहते जिसकी वजह से इधर मोड़ना पड़ता, लेकिन इधर कभी जाएगा ही नहीं। केंद्र इसका अगर घुमाव करे तो यहाँ बन रहा है। तो हमेशा जो प्रकाश होता है वो केंद्र की दिशा में मुड़ता है। तो ये देखिए अब केंद्र की दिशा में मुड़ेंगे, लेकिन केंद्र पर न जा कर के केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु से होकर के गुजरता है। इसी मध्य बिंदु को हम लोग फोकस बिंदु नाम देते हैं, ठीक है। और फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इस दूरी को हम लोग फोकस दूरी नाम देते हैं। तो याद रखिएगा ध्रुव तथा फोकस बिंदु के मध्य की दूरी या लंबाई फोकस दूरी कहलाती है। जो किरण दर्पण पर आ रही होती है इसे हम आपतित किरण कहते हैं। परावर्तन के पश्चात जो किरण यहाँ से लौट करके जा रही होती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। वक्रता केंद्र, ये जो दर्पण के घुमाव को निरूपित करने वाला बिंदु वक्रता केंद्र कहलाएगा। और इस वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की डिस्टेंस होती है इसे हम लोग वक्रता त्रिज्या नाम देते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ से अगर बात किया जाए और कहाँ तक, P के सीध तक, यहाँ तक, ठीक है। तो यहाँ की जो डिस्टेंस होगी ना उसको हम लोग वक्रता त्रिज्या नाम देंगे। इसको हम लोग फोकस दूरी को स्मॉल f से प्रदर्शित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अब याद रखिएगा कि दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। फोकस बिंदु तथा ध्रुव के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाएगी।
और जब किरणें परावर्तित हो गई तो उसको हम लोग क्या करते हैं, परावर्तित किरण। दर्पण का जो वह मध्य बिंदु जो ध्रुव पर जो मध्य बिंदु मुख्य अक्ष पर स्थित होता है, ध्रुव कहलाएगा। जिस पृष्ठ से प्रकाश परावर्तित हो रहा है उसे हम लोग दर्पण का परावर्तक पृष्ठ कहेंगे, क्योंकि एक ऐसा पृष्ठ है जो क्या कर रहा है, प्रकाश का परावर्तन कर रहा है। आप ऐसी प्रकाशीय किरण या वह प्रकाशीय किरण जो दर्पण की तरफ आ रही हो, आपतित का मतलब होता है आ प्लस पतित, आ करके पतित हो यानी गिरे, जो हमारी तरफ आ रहा हो। दर्पण है, दर्पण की ओर जो आ रहा है वो आपतित, जो यहाँ से जो जा रहा है या दर्पण से टकराने के बाद वापस जो जा रहा है, क्योंकि दर्पण का काम ही होता है प्रकाश का परावर्तन। यहाँ से जो टकरा करके वापस जा रहा है इसे हम लोग कहते हैं परावर्तित किरण। अब द्वारक समझिए, द्वारक प्रकाश या कह सकते हैं दर्पण की जो लंबाई होती है, या हमने जो भी दर्पण की लंबाई को यूज किया है उसे हम लोग दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को आपने समझ लिया होगा। ठीक, तो अब आगे हम लोग देखते हैं कि दर्पण में परावर्तन जो हो रहा है वो परावर्तन किस स्वरूप में हो रहा है। अर्थात ये परावर्तन, जैसे अगर हम कहें कि प्रकाशित किरण आई और यहाँ से दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकरा करके वापस लौट रही है, तो जब परावर्तक पृष्ठ से वापस लौट रही है ना, तो यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं। इसके वापस लौटने के कुछ रूल होते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, कुछ नियम है, उन नियमों को समझते हैं। तो परावर्तन, यदि हम बात करें परावर्तन के नियम की, तो परावर्तन के दो नियम हैं, परावर्तन के नियम, और इनकी हम बात करें तो इनके बेसिकली दो नियम होते हैं। जो फर्स्ट नियम होता है ना, वो ये कहता है कि यदि हम कोई दर्पण ले लेते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल के लिए एक सिंपल सा दर्पण लेते हैं और जिसका नाम दे देते हैं समतल दर्पण, ठीक है ना। तो समतल दर्पण ले लेते हैं और सुनिए, ये रहा हमारा समतल दर्पण। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण मतलब जिसमें कांच का लिया गया जो तल होता है वो समतल होता है, और गोलीय का मतलब होता है कि जिसमें लिया गया कांच का तल गोले, किसी खोखले गोले का हिस्सा होता है, ठीक है। और गोलीय दर्पण को दो भागों में बांट देते हैं, एक का उत्तल, दूसरे का अवतल। उत्तल का मतलब होता है कि ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए तल से प्रकाश का परावर्तन हो, और अवतल का मतलब होता है कि एक ऐसा दर्पण जिसके धसे हुए प्रकाश का परावर्तन हो। तो जो हम लोगों ने ये वाला फिगर जो बनाया था ना, ये बेसिकली अवतल दर्पण का था, ठीक है, क्योंकि ये अपने धसे हुए भाग से परावर्तन कर रहा था। अब इसको समझते हैं दर्पण, समतल दर्पण में। समतल दर्पण में इस पृष्ठ की बात करें, ये क्या कर रहा है, प्रकाश का परावर्तन कर रहा है ना, तो ये हो जाएगा हमारा परावर्तक पृष्ठ, क्योंकि इसी भाग पे क्या पारे या चांदी की कलाई करके आयरन के लाल ऑक्साइड का लेप लगा दिया गया। ये किरण जो दर्पण पे आ रही है ये हो जाएगी आपतित किरण, और जो किरण यहाँ से टकरा करके वापस जा रही है ये हो जाएगी परावर्तित किरण। और दर्पण के मुख्य अक्ष यही होगा ना, या दर्पण के पृष्ठ के अभिलंबवत खींचा जाने वाली जो रेखा होती है इसको हम लोग कहते हैं अभिलंब। अभिलंब का मतलब होता है क्या कि मुख्य अक्ष से 90 अंश का, या परावर्तक पृष्ठ से 90 अंश की कोण पर और आपतन बिंदु पर खींची जाने वाली रेखा, ठीक है। तो अब यहाँ पे समझिएगा अभिलंब हो गया, ठीक है। और दूसरी चीज़ों को ध्यान दें, तो अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण होता है इसे हम लोग कहते हैं आपतन कोण, और इसको डिनोट करते हैं आई से। दूसरा, जो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण होता है इसे हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं आर से। तो अब इसको ऐसे समझिए,
इन सब चीज़ों की जो व्याख्या है, जैसे आपतित किरण आने वाली किरण, परावर्तित किरण जाने वाली किरण, दर्पण से 90 अंश का कोण बनाना, अभिलंब, दोनों के बीच का कोण आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण परावर्तन कोण। तो जो परावर्तन के नियम दिए गए ना, वो पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय ये है ना कि जैसे हमने आपतित किरण ये ले लिया, जैसे हमने एक टॉर्च जलाया ऐसे, और यहाँ हमारा दर्पण है, ऐसे आई टॉर्च और परावर्तित किरण ऐसे हो गई। तो अभिलंब ऐसा नहीं, ये बिंदु हमारा आपतन होगा, तो अगर हम चाहें तो अभिलंब को इस दिशा में भी खींच सकते हैं, 90 अंश का ही कोण बनेगा, या नीचे की दिशा में खींच दें, 90 अंश का कोण बनेगा, या पीछे की तरफ खींच दें। लेकिन ऐसा हम नहीं कर सकते, क्योंकि तीनों को क्या होना चाहिए, एक तल में होना चाहिए। जो हमारा अभिलंब होगा वो आपतित किरण और परावर्तित किरण को जो मिलाने वाला समतल है ना, उसी तल में अभिलंब भी स्थित होना चाहिए। अगर वह तल नहीं है, उस तल में स्थित नहीं है, तो फिर यह अभिलंब मान्य नहीं किया जाता है। तो पहला नियम यही कहता है कि आपतित किरण एवं परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। और दूसरा नियम जो कहता है ना कि किसी दर्पण पर आपतित किरण द्वारा विलंब के साथ बनाया जाने वाला कोण आई, मतलब एक दर्पण है जो कि क्या कर रहा है, आपतन कोण बना रहा है आई का, यानी हम क्या लिख सकते हैं कि दर्पण पर बनाया जाने वाला कोण आपतन कोण आई, ये सदैव ना परावर्तन कोण, जो हमारा परावर्तन कोण होता है आर के इक्वल होते हैं। अर्थात जो दूसरा नियम कहता है कि किसी दर्पण पर आपतित होने वाली किरण और परावर्तित होने वाली किरण द्वारा अभिलंब के साथ बनाए जा गए कोण दोनों समान होते हैं। अर्थात आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, तो और इसी नियम को ना हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो इसी नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अब इस नियम को समझिएगा। अब परावर्तन के दो नियम हैं, पहला आपतित किरण अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा आपतन कोण आई परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। ठीक है ना, तो ये दो नियम हमारे परावर्तन के चलते हैं। हमेशा याद रखिएगा कि ये आपतन कोण आई हमेशा किसके बराबर होता है, परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। जैसा अगर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे दूसरे नियम को, आई इज इक्वल टू आर, और हम त्रिकोणमिति में ना दोनों की साइन ले लें तो साइन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन आर। तो स्नेल ने यही बात कही थी कि आपतन कोण की ज्या, साइन की हिंदी ज्या होती है, जो हमारा साइन थीटा कास थीटा टैन थीटा होता है त्रिकोणमिति में, उसमें साइन की हिंदी ज्या बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ज्या। ठीक है ना, तो आपतन कोण की ज्या परावर्तन कोण की ज्या के बराबर होता है। मतलब साइन आई इज इक्वल टू साइन आई आर, यही स्नेल ने नियम दिया। स्नेल ने कहा था कि आपतन कोण की ज्या और परावर्तन कोण की ज्या आपस में इक्वल होते हैं, या आपतन कोण परावर्तन कोण दोनों का मान सदैव आपस में समान होता है, अगर हम इसको अभिलंब के साथ कैलकुलेट करते हैं तो। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो इन सब चीज़ों को नोट कर लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि प्रकाश का जो परावर्तन होता है और परावर्तित किरणें जो प्रतिबिंब का निरूपण करती हैं, इनको हम मिटाते हैं। ठीक है ना, तो जो परावर्तित किरणें प्रतिबिंब का निरूपण करती हैं, तो आखिर किस नियम के आधार पर प्रतिबिंब का निरूपण करती हैं, उनके लिए भी रूल्स हैं। तो
उन नियमों को हम लोग ध्यान से देखेंगे और ये बहुत ज़रूरी होता है। ये 3 नियम हैं। इन 3 नियमों के आधार पे कम से कम 7 प्रतिबिंबों के प्रकारों को निरूपित किया जाएगा। 7 प्रकार या उससे भी एबव प्रतिबिंब बनाए जाएंगे। तो अगर आप ये 3 नियम विधिवत सीख लेते हैं ना, तो आप आसानी से उन 7-8 जितने भी होंगे प्रतिबिंब बनाने की जो भी शर्तें हैं उन्हें बहुत ईजिली सीख पाएंगे। तो इन 3 नियमों को बहुत ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। अब समझिए, जो प्रतिबिंब बनाने का नियम है, पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि प्रतिबिंब बनाने का नियम। तो जो हमारा प्रथम नियम है, 3 नियम है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। तो समझिए ना, हमारा जो 3 नियम है, इसमें जो प्रथम नियम कहता है ना कि जब कोई प्रकाशिक किरण, जैसे हम एक दर्पण बना लेते हैं जो कि अवतल है और दूसरा दर्पण बना लेते हैं जो कि उत्तल है। देखिए, दोनों के लिए एक साथ इन नियमों को सीखते चलते हैं, ठीक है ना, तो ताकि आपको भी आसानी रहे नियम सीखने के लिए। तो बोला जाता है ना कि जब कोई प्रकाशिक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही होती है, ये हमारा कौन सा दर्पण है? अवतल, क्योंकि देखिए धसे हुए भाग से परावर्तन करेगा, अवतल दर्पण, ये उत्तल दर्पण। तो आप समझिए, मुख्य अक्ष के, ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसका भी, और ये इस दर्पण का मुख्य अक्ष है। तो समझिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशिक किरणें, समांतर का मतलब समझिए, समांतर जो वर्ड होता है ना, जैसे अगर हम बोले समांतर, तो समांतर वर्ड जो बना हुआ है सम प्लस अंतर से बना हुआ है। सम प्लस अंतर का मतलब होता है, सम का मतलब होता है समान, अंतर का मतलब होता है गैप या जो भी डिस्टेंस हो। यहाँ पे देखिए, ऐसी किरणें जो इनके गैप आपस में हर जगह समान हो, उन्हीं को हम लोग समांतर प्रकाशिक, समांतर किरण कहते हैं। तो ऐसे समझिए, अब यहाँ पे जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही होती है ना, तो अगर ये किरण मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है, तो जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, तो जब ये परावर्तित होगी, तो परावर्तन के पश्चात ये हमेशा फोकस बिंदु से होकर जाती है। क्या हमने बताया कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाशिक किरणें, जैसे हमारा प्रकाशिक केंद्र है, वक्रता केंद्र है, ये ध्रुव है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य में ही फोकस बिंदु होता है। हमने बताया था ना कि इन दोनों के मध्य बिंदु को फोकस बिंदु कहते हैं। और इसका पहला रूल ये कहता है, जो प्रतिबिंब बनने का पहली कंडीशन है, या हम कह सकते हैं कि प्रकाशिक किरण परावर्तन की पहली कंडीशन ये है कि समांतर आने वाली प्रकाशिक किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस या फोकस से होकर जाती हैं, अथवा अगर इस दर्पण की बात करें तो इस दर्पण में जो हमारी समांतर आने वाली प्रकाशिक किरण होगी, वो दर्पण के इस हिस्से में, आप देखिए हमने कहा था ना कि गोलाई में जो होता है वहाँ पे हमारा वक्रता केंद्र होता है। अब गोल इधर है, ये अगर इसका गोला बनाए तो ये गोला कहीं ना कहीं इस तरफ बनेगा, और जब इस तरफ बनेगा तो इसका वक्रता केंद्र इस साइड होगा। तो जब वक्रता केंद्र इधर होगा तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को ही फोकस बिंदु कहते हैं। तो फोकस बिंदु हमारा यहाँ पे बनेगा। तो नियम ये कहता है कि समांतर आने वाली प्रकाशिक किरणें या तो फोकस बिंदु से होकर जाती हैं, अथवा फोकस बिंदु से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे ऐसे समझिएगा कि हमारी जो भी प्रकाशिक किरण होगी वो इस हिसाब से जाएगी कि जैसे ये प्रतीत होगा कि ये जो रेखा है वो फोकस बिंदु से होकर के निकली है, क्योंकि दर्पण, ये जो दर्पण है ये इस प्रकाशिक किरण को, आने वाली प्रकाशिक किरण को इस साइड तो जाने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ लगा हुआ है, और परावर्तक पृष्ठ क्या करेगा, जो प्रकाशिक किरण है इनको परावर्तित कर देगा। और जैसे ही परावर्तित कर देगा तो इनकी कंडीशन यह है कि समांतर आने वाली प्रकाशिक किरणें या तो फोकस बिंदु से होकर जाती हैं, अथवा ऐसे परावर्तित होंगी, इस प्रकार परावर्तित होंगी जैसे लगेगा कि ये जो हमारी प्रकाशिक किरण है ये इस फोकस बिंदु से
हो करके जा रही है। ठीक है ना। तो पहला नियम ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। आगे की 8-9 जो कंडीशंस हैं प्रतिबिंब बनने की, जैसे कि वो उत्तल लेंस कब आभासी बना रहा है, कब ये बना रहा है, कब कब वास्तविक बना रहा है, कब कहाँ बना रहा है, इन सभी चीज़ों के लिए ना इन्हीं तीनों नियमों का यूज करेंगे हम। तो इन तीनों नियमों का यूज करेंगे, तो इन तीनों नियमों को बहुत ध्यान से समझ लीजिए। समझिए, पहला क्या कर रहा है कि समांतर आने वाली किरण फोकस से होकर जाएगी अथवा फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। दूसरा नियम जस्ट इसी का उल्टा होता है। और दूसरा नियम क्या कहता है ना, जैसे हमारा कोई अवतल दर्पण है, इनको मिटाते हैं, ठीक है, और इनको जब हटाएंगे, यहाँ पे समझिए, देखिए क्या होता है कि जैसे हमारा ना ये कोई अवतल दर्पण है, ठीक, और यदि अवतल दर्पण हमने इस प्रकार का ले लिया है, तो दूसरा नियम जो ये कहता है कि अगर कोई प्रकाशिक किरण, कोई भी प्रकाशिक किरण जो कि फोकस बिंदु से होकर के दर्पण पर जाए, पहला में क्या था, समांतर आ रही थी, फोकस से होकर जा रही। दूसरा नियम कहता है ना कि जब कोई प्रकाशिक किरण फोकस बिंदु से होकर के जाती है अथवा इस दर्पण को यदि हम बनाएं, तो ऐसे समझिएगा कि जब कोई प्रकाशिक किरण फोकस बिंदु पर आपतित होती हुई प्रतीत हो रही हो, चलिए इसको इधर कर देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे लगे ना कि ये बिंदु अगर दर्पण नहीं होता, यहाँ बीच में अगर ये दर्पण नहीं होता, तो ये रेखा कहाँ जाती, फोकस पर जाती। तो जब कोई प्रकाशिक किरण फोकस बिंदु से होकर जाए अथवा फोकस बिंदु पर जाती हुई प्रतीत हो, तो वो परावर्तन के पश्चात, जैसे यहाँ से अगर हम प्रकाशिक किरण को परावर्तित कर देते हैं, तो अगर हम परावर्तित करें तो ऐसे समझिएगा कि जब ये किरणें परावर्तित होंगी ना, तो परावर्तन के पश्चात ये किरण सदैव मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब कोई प्रकाशिक किरण हमारी किस बिंदु से होकर के जाए, फोकस बिंदु से होकर के जाए, तो परावर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और इसमें होता है कि जब कोई प्रकाशिक किरण फोकस बिंदु पर आपतित होती हुई प्रतीत हो, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो पहला नियम और दूसरा नियम, अगर आप एक नियम याद करते हैं ना, तो दूसरा नियम आसानी से याद हो जाएगा। ये नियम इतना कह रहा है ना कि यदि कोई समांतर आ रही है तो फोकस से होकर जाएगी, या फिर समांतर आ रही है तो फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होगी। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि कोई बिंदु, कोई रेखा फोकस बिंदु से होकर आ रही है, तो परावर्तन के पश्चात समांतर हो जाती है। और इसमें ये है कि जब कोई प्रकाशिक किरण मुख्य फोकस या फोकस बिंदु पर आपतित होती हुई प्रतीत हो रही है, तो समांतर हो जाएगी। देखिए, समांतर थी, फोकस से गई, फोकस से आ रही है, समांतर हो जाएगी। क्लियर? इतनी बात को याद रखिएगा कि यदि कोई प्रकाशिक किरण समांतर है तो फोकस से जाएगी, और फोकस पर आ रही है तो समांतर हो जाएगी। जो थर्ड नियम कहता है ना, ये नियम बहुत आसान है। थर्ड नियम देखिए क्या कहता है कि यदि कोई हमारा अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण का ये हमारा फोकस बिंदु है, और ये हमारा वक्रता केंद्र है, ठीक है ना। तो हमारा ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण का ये हमारा क्या है, फोकस बिंदु, वक्रता केंद्र, और इसको ध्रुव नाम दे देते हैं। दूसरा उत्तल दर्पण ले लेते हैं। तो उत्तल दर्पण में यदि हम देखें, ठीक है, इनको हमने बना लिया, इसका हमारा नाम P है, ये हमारा F है, और ये हमारा C है। तो इनके लिए समझिएगा कि इन बिंदुओं के लिए जो अगर कोई प्रकाशिक किरण अगर हमारे वक्रता केंद्र से होकर के जाए, हमारी प्रकाशिक किरण किस बिंदु से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र से। यहाँ पे जो नियम होता है वो नियम ये कहता है ना कि कोई प्रकाशिक किरण इस प्रकार जाए कि उसको प्रतीत हो कि वक्रता केंद्र पर जा रही है, क्योंकि प्रतीत ही होगा। यहाँ पे काल्पनिक स्वरूप में आगे बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि वास्तव में इधर देखा जा ही नहीं, प्रकाश उधर जा ही नहीं सकता, क्योंकि बीच में परावर्तक पृष्ठ लगा हुआ है। तो जब कोई प्रकाशिक किरण वक्रता केंद्र पर आपतित होती है, तो परावर्तन के पश्चात वह पुनः अपने आपतित पथ पर ही परावर्तित हो जाती है। अर्थात ये है ना कि यदि ये किरण जिस मार्ग से आई है,
जैसे हम देखें यहाँ से ऐसे आ रही है ना, तो जब ये परावर्तित होगी ना तो भी इसी मार्ग से रिटर्न हो जाएगी। ये अपना पथ चेंज नहीं करेंगी, जिस मार्ग से ये आई हैं उसी मार्ग से क्या हो जाएंगे, परावर्तित हो जाएंगे। अर्थात ये है ना कि देखिए यहाँ से आई थी ना, तो इसी मार्ग पर पुनः रिटर्न ये वापस जाएंगी। तो याद रखिएगा, थर्ड नियम क्या कहता है कि जब कोई प्रकाशीय किरण वक्रता केंद्र पर आ रही हो और आने के पश्चात दर्पण के परावर्तक पृष्ठ से टकराए तो वह पुनः अपने उसी मार्ग पर रिटर्न हो जाती है। अब अर्थात ये है ना कि जब इस बिंदु से आएगी तो इसी बिंदु से ये क्या हो जाएगी, इसी मार्ग पे ये परावर्तित हो जाती है। ये 3 नियम है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी भी आती है जिसमें हमें एक अलग से नियम की व्याख्या करनी पड़ती है। तो हम लोग चौथा नियम भी सीखेंगे। वैसे प्रतिबिंब बनने के केवल 3 नियम ही हैं मुख्यतः। अब चौथा नियम ये है ना कि यदि कोई प्रकाशीय किरण, जैसे हमारा जो चौथा नियम कहता है वो ये कहता है कि जो हमारी कोई प्रकाशीय किरण है और ये प्रकाशीय किरण को हम सीधा ध्रुव पर गुजार देते हैं, ये हमारा क्या है, ध्रुव है P। तो जब कोई प्रकाशीय किरण ध्रुव पर आपतित होती है ना, तो जिस कोण से आपतित हो रही है उसी कोण से ये परावर्तित भी हो जाती है। अर्थात ये है ना कि यदि हमारी प्रकाशीय किरण, आपतित प्रकाशीय किरण इनके साथ थीटा कोण बना रही है तो जो परावर्तन का कोण होगा वो भी थीटा होगा। अब इसको ऐसे समझिएगा, यहाँ पे ये रूल कैसे बनाए जाते हैं। जैसे समतल दर्पण है ना, तो समतल दर्पण में आपने पढ़ा होगा परावर्तन का नियम क्या कहता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। यहाँ पे जो परावर्तित किरण है इसका जो ये बिंदु है ना, ये बिंदु पे थोड़ी डिसाइड किया जा सकता है किसी बिंदु पर कि ये चीज़ें मुड़ी हुई हैं या फिर गोल है। जैसे मैं आपको एक सर्कल दे दूं, केवल बिंदु बता दूं कि बताओ ये सपाट चीज़ का बिंदु है या फिर गोल चीज़ का बिंदु है, तो वहाँ पर डिफाइन नहीं किया जा सकता है। तो इसे हम लोग ना सपाट मानते हैं, और सपाट मानेंगे ना तो ये अभिलंब का काम करेगा, क्योंकि इस सपाट बिंदु पर ये 90 अंश का कोण बनाएगा और ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में सेम हो जाते हैं। इस नियम की भी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है ना। तो इसे चौथा नियम बोलते हैं, लेकिन इस नियम को कोई खास महत्व नहीं दिया जाता है। तो हमेशा ये 3 नियम सीखेगा। और हम लोग कल अगले वीडियो में प्रतिबिंब बनने के, जैसे उत्तल दर्पण लेंगे और उससे बनने वाले प्रतिबिंबों को डिफाइन करेंगे कि कब वस्तु कहाँ रखें, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अवतल दर्पण लेंगे, उस पर प्रतिबिंब बनाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे की कल वीडियो, अगले वीडियो में।